तो गेटवे क्लासेस। सो आज हम यूनिट 2 का वन शॉट करेंगे। इसमें हम जितने भी लास्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कवर करेंगे सो दैट आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। इसमें मैंने आपको 7 मार्क्स के हो या 2 मार्क्स के हो, हर क्वेश्चन को कवर कराने की पूरी कोशिश की है। अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपके इस यूनिट में कोई भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका सिलेबस है। सिलेबस में क्या है कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कंडीशनल ब्रांचिंग क्या होती है, इस सब की थोड़ी सी हम डिटेल जानेंगे। मतलब प्रॉपर इसमें हम प्रॉपर डिटेल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? Operator is a symbol that tells the compiler to perform a specific mathematical और logical manipulation। ये क्या है? एक सिंबल है जो कंपाइलर को बताता है कि उसे किस तरह की मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन करनी है। जबकि ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड इंडिकेट व्हाट आइटम टू अप्लाई द एक्शन टू, यानी कि किस आइटम पे आपको ये पर्टिकुलर एक्शंस को परफॉर्म करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए A+B, यानी कि A क्या है आपका ऑपरेंट, बी क्या है आपका ऑपरेंट, प्लस क्या है आपका ऑपरेटर। यानी कि प्लस ये बता रहा है कि आपको दो नंबर को ऐड करना है, किन को, ए और बी को। ठीक है, आपके कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं आप जो पढ़ेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है आपका? आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या आता है? लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड ऑल, सारी चीज़ें आती हैं। लॉजिकल में क्या आता है? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, ये सब आता है। बिटवाइज में बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एंड सो ऑन। ऐसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है और मिसलेनियस ऑपरेटर। मिसलेनियस ऑपरेटर में आप साइज ऑफ ऑपरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं, आपको कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि एक्सप्लेन यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, और ये 7 मार्क्स में आता है। तो आपको करना क्या है, आपको लिखना सारा वही है। देखो, यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसमें सिंगल ऑपरेंड नीडेड है, यानी कि A++, यानी कि प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, इनके बारे में लिखना है। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिसमें दो ऑपरेंड नीडेड हैं, जैसे कि A+B, A-B, A×B, A/B, इन सब चीज़ों की नीड होती है। टर्नरी ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होते हैं? जिनमें आपको 3 ऑपरेंड नीड होती हैं, जैसे कि पहला है कंडीशन, उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा। जहाँ पे 3 ऑपरेंड की नीड होती है वो। तो यानी कि यूनरी ऑपरेटर में तो आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आते हैं। बाकी अर्थमेटिक ऑपरेटर हो, रिलेशनल ऑपरेटर हो, लॉजिकल ऑपरेटर हो, बिटवाइज ऑपरेटर हो, असाइनमेंट ऑपरेटर, इनमें से कोई भी ऑपरेटर हो, ये सारे ऑपरेटर किसके अंदर आते हैं? बाइनरी। बाइनरी को क्यों बोला जाता है? बाइनरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो, बाई का मतलब है दो, इनको ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, आपको डिवाइड करना, कुछ भी करना हो, या एक को वैल्यू असाइन करनी हो, तो यानी कि एटलीस्ट कि आपको दो ऑपरेंड की नीड ज़रूरत पड़ती ही है, इसलिए ना बाइनरी बोला जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ ऑपरेटर एक्सप्लेन करने के लिए, या कई बार आ जाता है एक्सप्लेन यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी। ये आपका जो क्वेश्चन आता है ये 7 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला ऑपरेटर आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से आते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। प्लस क्या करता है? दो ऑपरेंड को ऐड करता है। सपोज A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 9 है, तो A+B कितना देगा? 11। माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट सेकेंड ऑपरेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो A-B, यानी कि A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 9 है, तो 2 - 9 7। मल्टीप्लाई, दोनों ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करना, 2 × 9 18। डिवाइड होता है, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। B की वैल्यू क्या है? 9, A की वैल्यू क्या है? 2। तो ये इंटीजर टाइप कितनी बार कट जाएगा? देखो, अगर आप डिवाइड करते हैं 9 को 2 से, तो 2 × 4 = 8। अब पॉइंट लेना पड़ेगा, लेकिन आप इन टाइप की वैल्यू ले रहे हो तो आप पॉइंट नहीं ले सकते। तो इसका क्वोशंट कितना आया? 4। जबकि जो डिवाइड है वो क्वोशंट प्रोवाइड करता है, और मॉडुलस ऑपरेटर क्या प्रोवाइड करता है? रिमाइंडर। तो उसका रिमाइंडर क्या आया? 1।
मॉडुलस ऑपरेटर एंड द रिमाइंडर ऑफ आफ्टर एन इंटीजर डिवीजन, यानी कि आप पॉइंट बार नहीं चला सकते, इंटीजर बार चलाने के बाद जो वैल्यू बचती है आप उस वैल्यू को रखते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। ठीक है, अगला चलते हैं हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या क्या होते हैं? लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये इनके मीनिंग दे रखे हैं। क्या 5 6 से छोटा है? हाँ, कंडीशन ट्रू के लिए हम 1 लिखते हैं। क्या 4 छोटा है या इक्वल है? 4 से छोटा नहीं होता लेकिन इक्वल होता है, कंडीशन ट्रू है यानी कि 1। 5 बड़ा है 7 से? नहीं, कंडीशन फॉल्स यानी कि 0। 7 बड़ा या इक्वल है 5 से? 7 बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू है, यानी कि इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, ट्रू। ठीक है, 6 के इक्वल होता है, इसका मतलब होता है क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के? हाँ, कंडीशन ट्रू है यानी कि 1। ये कब ट्रू देगा? जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए। जबकि 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब कंडीशन ट्रू आएगा। 5 के इक्वल नहीं होता, कंडीशन फॉल्स 0। लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे ये, यानी कि 6 7 के इक्वल नहीं होता, 6 7 के इक्वल नहीं होता, तो उसके लिए क्या आ जाता है? कंडीशन ट्रू यानी कि 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगले ऑपरेटर आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? लॉजिकल एंड, इसका सिंबल होता है डबल एम्परसेंड। लॉजिकल और का सिंबल ये होता है, लॉजिकल नॉट का सिंबल ये होता है। लॉजिकल एंड कहता है ये रिटर्न ट्रू कब करेगा? जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी। देखो, क्या 5 6 से छोटा है? कंडीशन फॉल्स। क्या 4 2 से बड़ा है? कंडीशन ट्रू। एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है, तो यानी कि फॉल्स आया। यानी कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे, यानी कि 4 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, 6 4 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, यानी कि ट्रू। ये रिटर्न करेगा ट्रू जब एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस ट्रू, यानी कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी। इसे आप मल्टीप्लाई की तरह मान सकते हैं, इसको आप प्लस की तरह। क्या 5 6 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स। क्या 4 1 से बड़ा है? कंडीशन ट्रू। तो आउटपुट क्या आ गया? ट्रू, क्योंकि एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू है, दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू है। क्या 5 7 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स। क्या 4 10 से बड़ा है? नहीं, यानी कि दोनों कंडीशन फॉल्स होने पे ही आउटपुट फॉल्स आएगा। अदरवाइज अगर एक भी ट्रू है या दोनों ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू आएगा। लॉजिकल नॉट का सिंबल होता है ये, और ये क्या कर देता है? आउटपुट को रिवर्स कर देता है। देखो, क्या 5 बड़ा है 7 से? कंडीशन फॉल्स, लेकिन इसकी लगने की वजह से फॉल्स का क्या हो गया? ट्रू। क्या 4 1 से बड़ा है? कंडीशन ट्रू, बट इसके लगने की वजह से आउटपुट क्या आ गया? फॉल्स। ठीक है, समझ आया आपको? अब आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? पहले बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर को समझने से पहले ये चीज़ समझ लो, हमारे पास एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं, है ना। तो हम 8 बिट लेके चल रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट है हमारी। अब हम 2 में क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि बिट्स हम जो कंप्यूटर में सब कुछ रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 होता है या 1, ये कितनी है? 2। तो किसी की देख, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 16 128, 2 की पावर 7 276, 8 बिट हो गई। ठीक है, अब ये जो आपके पास लिखे हुए हैं 2 3 12 14 25 31, ये सारा क्या है? डेसिमल में। अगर इन डेसिमल को आपको बाइनरी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो हर चीज़ हमें 0 1 में ही लिखनी है। तो अब ये देखो, यहाँ पे 2 कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ तो 1 लिख दिया, बाकी सब में 0 0 0 0 0 लिख दी। अब 3 कैसे बनेगा? यहाँ तो सारा इवन है, लेकिन 2 + 1 3, यानी कि यहाँ पे 1 लिख दो, बाकी सब में 0। अब 12 देखो, 12 कैसे बनेगा? 8 + 4, यानी कि 1 1 यहाँ कर दो, बाकी सब में क्या कर दो? 0। 14 कैसे बनेगा? 8 + 4 + 2, बाकी सब में क्या कर दो? 0। 25 कैसे बनेगा? 16 + 8 + 1, ये हो गया 25, क्योंकि 6 + 8 होता है 24 + 1, बाकी सारे क्या आ गए? 0। 31 को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? देखो 16 + 8 + 4 + 2 + 1 होता है 31, और बाकी सारा 0। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल को किस में कन्वर्ट करते हैं? बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
अब हम आगे चलते हैं, ये चीज़ आपको समझ आई। तो अब इससे हमारे जो हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, इसका सिंबल होता है सिंगल ये, इसका सिंगल ये और इसका ये, सिंबल्स पता लग गए आपको। अब अगर दोनों, एंड क्या कहता है, अगर दोनों बिट 1 हैं तभी 1 आएगा, दोनों में अगर दोनों बिट 0 हैं तो 0, एक बिट 1 एक बिट 0 0, एक बिट 1 एक बिट 0 0, यानी कि अगर दोनों बिट 1 हैं तो ही आपका आउटपुट 1 आएगा, वरना नहीं आएगा। जबकि बिटवाइज और मतलब कोई भी एक, देखो दोनों बिट 1 है 1, पहली बिट 1 है दूसरी बिट 0 1, पहली बिट 0 दूसरी बिट 1 तो भी 1, दोनों ही बिट 0 हैं तो ही 0 आया, वरना क्या आया, 1 आया। जबकि बिटवाइज एक्सॉर कहता है कि अगर दोनों बिट सेम हैं तो 0 आएगा, यानी कि देखो पहली बिट भी 1 थी दूसरी बिट 1, पहली बिट 0 दोनों बिट, यानी कि दोनों बिट अगर सेम है, दोनों 0 या दोनों 1 हैं तो आउटपुट 0 आएगा। लेकिन अगर एक बिट 1 एक बिट 0, पहली बिट 1 थी इसमें और दूसरी बिट 0, यहाँ पे पहली बिट 0 थी दूसरी बिट 1 थी, यानी कि दोनों डिफरेंट हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इससे अब आपको ये चीज़ समझ आई। अब हम निकालते हैं बिटवाइज एंड। देखो सबसे पहले 2 को हमने बाइनरी, हमने 8 बिट लेके चल रहे हैं, तो 2 यहाँ था, बाकी सारे 0 0 0 लिख दिए। 3 को कैसे लिखेंगे, 2 + 1, ये बाकी सारे 0 0। 2 एंड 3 क्या करना है, देखो पहली बिट क्या है 0, दूसरी बिट क्या है 1, यानी कि दोनों बिट 1 होंगी। आपने देखो यहाँ देखा है, अगर दोनों बिट 1 होंगी तभी आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पे क्या है, एक बिट 0 एक बिट 1, तो आउटपुट आ गया 0। दोनों बिट 1 1, दोनों बिट 0 0, दोनों बिट 0 0, दोनों बिट 0 0, दोनों बिट 0 0 0 0। ये चीज़ समझ आए, बिटवाइज एंड कैसे निकलता है। अब आते हैं बिटवाइज और पे। देखो पहले 25 का बाइनरी लिखा, कैसा आएगा, 16 + 8 + 1, जहाँ पे ये सम करके 25 बन रहा है वहाँ तो 1 1 लिख दिया, बाकी सब में क्या लिख दिया, 0 0। 31 कैसे बना, 1 1 1, यानी कि 16 + 8 + 4 + 2 + 1, ये तो बन गया आपका 31, बाकी सब पे 0। ठीक है, इतना हमने करा। अब बिटवाइज और में क्या होता है, दोनों में से कोई भी बिट अगर 1 है तो आउटपुट 1 आ जाएगा, दोनों ही 0 होने पे 0 आएगा। तो देखो ये बिट 1 है ये बिट 1 है तो आउटपुट 1 आ गया, ये बिट 0 ये बिट 1 आउटपुट 1 आ गया, ये बिट 0 ये बिट 1 आउटपुट 1 आ गया, ये बिट 1 ये बिट 1 आउटपुट 1 आ गया। दोनों बिट 1 है आउटपुट 1, दोनों बिट 0 हैं तो 0, दोनों बिट 0 हैं तो 0, दोनों बिट 0 हैं तो आपका 0 आया। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है बिटवाइज एक्सॉर। बिटवाइज एक्सॉर क्या कहता है, अगर दोनों बिट सेम हैं तो आउटपुट 0 आएगा। पहली बिट 0 है दूसरी बिट 1 है तो 1 आ गया, दोनों बिट सेम है 1 1 तो आउटपुट 0, दोनों बिट सेम है 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 आउटपुट 0। हमने सिर्फ यही सेम लिखा है और कुछ अलग से नहीं किया है। 2 को बाइनरी में लिखा है, यानी कि 2 यहाँ पे आ रहा था, बाकी सब क्या कर दिया हमने 0। 3 क्या करा, 2 + 1 3, बाकी सब 0। ठीक है, तो हमने सेम वही करा है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, उसी में आपको मैंने बिटवाइज और एक्सॉर और वो तीनों समझा दिए। अब इसके बाद हमारा आता है चौथा, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट क्या क्या आता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना। देखो सपोज आपने ये लिखा 2 है ना, अब 2 को पहले आपने बाइनरी में लिखा तो 2 यहाँ आएगा, बाकी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी 0। एक बिट इधर की साइड शिफ्ट करा, ये लॉस्ट हो गई, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये वाली इधर। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है एक बिट्स लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना। जब हम 8 बिट का मान के चल रहे हैं तो ये वाली बिट तो लॉस्ट हो जाएगी और यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, तो आप एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं एज अ पैडिंग, आप एक एक्स्ट्रा बिट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब बिटवाइज राइट शिफ्ट से पहले ये समझ लीजिए वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है कि 0 को 1 कर देना और 1 को 0 कर देना। ठीक है, जहाँ भी 0 है वहाँ 1, जहाँ 1 है वो 0।
पहले आपने 2 को बाइनरी में लिखा, यानी कि बाकी सारे बिट 0 सिर्फ 1। अब इसका 2s का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका सिंबल होता है ये, यानी कि 2s कॉम्प्लीमेंट, जहाँ 0 था वहाँ 1 कर दिया, जहाँ 1 था वहाँ 0, जहाँ 0 था 1, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, सारे में 0 का 1 कर दिया। ठीक है, बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट सिर्फ यही कहता है। फिर हमारा लास्ट आता है बिटवाइज, वो है राइट शिफ्ट, यानी कि बिट्स को राइट की तरफ शिफ्ट करना। तो देखो ये वाली बिट तो लॉस्ट हो गई, ये यहाँ आ गई, ये वाली बिट यहाँ आ गई, ये वाली बिट यहाँ आ गई, ये वाली बिट यहाँ आ गई, वाली बिट यहाँ आ गई, ये वाली बिट यहाँ आ गई, ये वाली बिट यहाँ आ गई। ये हमने एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी, यानी कि पहले हमने 2 को बाइनरी में कन्वर्ट किया और एक बिट को राइट साइड शिफ्ट कर दिया। ठीक है, बस हमारे पास कितने ऑपरेटर होते हैं बिटवाइज, एक तो लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, वंस कॉम्प्लीमेंट, और होता है हमारा बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज एंड। ठीक है, ये आपके ऑपरेटर होते हैं और बिटवाइज ऑपरेटर अलग से भी आ जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिटवाइज। ठीक है, अगला आपका ऑपरेटर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि किसी चीज़ को वैल्यू असाइन करनी। ये 3 तरह के होते हैं, एक तो सिंपल असाइनमेंट, एक होता है नेस्टेड असाइनमेंट, एक होता है कंपाउंड असाइनमेंट। सिंपल असाइनमेंट यानी कि 10 वैल्यू किसको असाइन करना, ए को, 20 वैल्यू किसको असाइन करना, n1 को। नेस्टेड का मतलब होता है दिस ऑपरेटर आर यूज टू असाइन अ सिंगल वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल। एक सिंगल वैल्यू को बहुत सारे वेरिएबल को असाइन करने, यानी कि 10 किसको असाइन होना, ई को। ई में जो वैल्यू पड़ी है वो किस में असाइन होना, डी को। जो डी में वैल्यू पड़ी है वो किसको असाइन होना, बी सी को। जो सी में वैल्यू पड़ी है वो किसको असाइन होना, बी को। जो बी में वैल्यू पड़ी है वो किसको असाइन होना, ए को। इसे बोलते हैं हम नेस्टेड असाइनमेंट। जबकि कंपाउंड असाइनमेंट क्या होता है, दिस ऑपरेटर इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल in order to assign a new value to a variable after performing a specific operation। ठीक है, जैसे कि इसके लिए यूज़ होता है, देखो a इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि a में एक वैल्यू पड़ी है, उसमें b में b ऐड करके और दोबारा से a में ही डाल देना। इसको अगर आप ऐसे लिखोगे ये भी सेम है, यानी कि a प्लस इक्वल टू बी सिमिलर टू a इक्वल टू ए प्लस बी। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है। ऐसे ही ऐसे भी लिखी जा सकती है, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू। तो इसे कैसे भी लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। तो 3 तरह के आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अगला आता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, एक तो होता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का सिंबल होता है प्लस प्लस एक्स। पोस्ट इंक्रीमेंट का सिंबल होता है एक्स प्लस प्लस। प्री डिक्रीमेंट का होता है माइनस माइनस एक्स और एक्स माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट। लेट सपोज प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है, प्री इंक्रीमेंट कहता है जो वेरिएबल में पहले से ही वैल्यू पड़ी है उसमें एक वैल्यू इंक्रीज करके देन प्रिंट करना। हमें प्रिंट करनी है प्लस प्लस एक्स, तो एक्स में पहले से वैल्यू क्या पड़ी है 6, उसको क्या करा 7, देन उसे प्रिंट करा। एक्स प्लस प्लस क्या कहता है, पहले से ही जो वैल्यू पड़ी है उसे प्रिंट करो देन इंक्रीज करो। ठीक है, माइनस माइनस एक्स क्या कहता है, माइनस माइनस एक्स कहता है जो पहले से ही वैल्यू पड़ी है उसे घटा दो फिर उसमें उसे प्रिंट करो। एक्स माइनस माइनस क्या कहता है, एक्स में जो वैल्यू पड़ी है उसे पहले ही प्रिंट कर दो और फिर उसे कम कर दो। ठीक है, ये आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं, ये अलग से भी पूछे जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला चलते हैं आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, या कई बार ये टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी आ जाते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये। ठीक है, इसका लिखने का तरीका क्या है, पहले कंडीशन, फिर ये आपका क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। अगर ये कंडीशन, देखो कंडीशन कोई भी ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 चल जाएगा, नहीं तो एक्सप्रेशन 2 चलेगा। द क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर एक्ट एज अ टर्नरी ऑपरेटर। इट फर्स्ट इवेल्यूएट द कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन को इवेल्यूएट करेगा। इफ़ इट इज़ ट्रू देन एक्सप्रेशन 1 इज इवेल्यूटेड, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन एक्सप्रेशन 2 इज इवेल्यूटेड। ठीक है, अब उसके बाद एग्जाम्पल दे लो, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। अब देखो ए की वैल्यू क्या, 2 इज़ ग्रेटर देन 3, 2 इज़ 3, क्या 2 3 से बड़ा होता है, कंडीशन फॉल्स, यानी कि एक्सप्रेशन 2 चलेगा, यानी कि आउटपुट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपका अगला आता है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर क्या कहता है, कॉमा ऑपरेटर यूज टू स्ट्रिंग टुगेदर सेवरल एक्सप्रेशन, यानी कि अलग एक्सप्रेशन को एक साथ कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। द ग्रुप ऑफ कॉमा
द ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय कॉमा इज इवेल्यूएटेड लेफ्ट टू राइट इन अ सीक्वेंस, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ ये इवेल्यूएशन होती है। यानी कि देखो जैसे a इक्वल टू 3 कॉमा a इक्वल टू 1, तो पहले ये इवेल्यूएट होगा देन ये होगा, ठीक है। अब एंड द रिजल्ट ऑफ द राइट मोस्ट एक्सप्रेशन बिकम द वैल्यू ऑफ द टोटल कॉमा सेपरेटेड एक्सप्रेशन। इसका मतलब समझो जैसे b इक्वल टू a इक्वल टू 3 है, a प्लस 1 है, तो पहले a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 हो गई, तो यानी कि पहले ये इवेल्यूएट हुआ और a में क्या आया +1 कर दिया, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 4 हो गई। तो इवेल्यूएशन तो लेफ़्ट टू राइट होगा, लेकिन b की वैल्यू 3 होगी या 4, b की वैल्यू जो सबसे राइट मोस्ट वैल्यू है वो एज एन आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये वाला जो ये 2 मार्क्स में आया हुआ है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे सपोज b इक्वल टू 4 है और b इक्वल टू 5 है और ये 6 है, तो b की फाइनल वैल्यू हो गई, b की जो राइट मोस्ट वैल्यू है वो होती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में। अब ये बिल्कुल सेम है, वही चीज़ है। फिर इसके बाद चलते हैं हमारा साइज़ ऑफ ऑपरेटर। जो हमारा साइज़ ऑफ ऑपरेटर है उसमें क्या है, साइज़ ऑफ से पता चल रहा है ये साइज़ बताता है या किसी वेरिएबल का, यानी कि किस सेंस में, बाइट्स की फॉर्म में। द कंपाइल टाइम ऑपरेटर यूज एज अ यूनरी कंपाइल टाइम ऑपरेटर दैट रिटर्न द लेंथ इन बाइट्स ऑफ द वेरिएबल और पैरेंथेसिस स्पेसिफाई दैट इट प्रोसीड, यानी कि साइज़ बताता है। जैसे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फ्लोट टाइप का, है ना, f1, तो उसका साइज़ क्या होगा, फ्लोट कितने बाइट लेता है, 4 बाइट। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a, तो यहाँ पे तो आपने वेरिएबल दिया था f1, तो उसका साइज़ निकालना था। यहाँ पे आप क्या पास कर रहे हो, डेटा टाइप, तो उसका साइज़ क्या है 2, यानी कि किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप का वो साइज़ बताता है कि मेमोरी में ये कितना स्पेस लेगा। एक क्वेश्चन कई बार ये प्रोग्राम आ जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, या कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके आपको ये निकालना है, कई बार आता है। तो सपोज सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h लिखा आपने, है ना, उसके बाद वॉइड मेन लिखा, आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे a b और c, ठीक है, और आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बिग। आपने कोई भी 3 वैल्यू एंटर करा, a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 5 है, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर आना चाहिए। अब आपने स्कैनएफ के थ्रू 3 वैल्यू इनपुट करा ली, तीनों इन टाइप के, तो तीनों में परसेंटाइल d लगा दिया, एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b और एड्रेस ऑफ c, ठीक है। अब a और b और c की वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है 2 इज़ ग्रेटर देन 3 कॉलन क्वेश्चन मार्क, उसके बाद a की वैल्यू कितनी है 2 इज़ ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क 2 और 3, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कॉलन लगाया, फिर से ब्रैकेट लगाया, b की वैल्यू कितनी है 3 इज़ ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क 3,5। अब देखो क्या 2 बड़ा होता है 3 से, 2 3 से बड़ा नहीं होता। कंडीशन फॉल्स होते ही ये वाला पार्ट चलेगा, क्योंकि ये क्या है एक कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो कॉलन से पहले वाला एक्सप्रेशन चलेगा, नहीं तो कॉलन से बाद वाला एक्सप्रेशन चलेगा। अब 2 क्या 3 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो ये वाले एक्सप्रेशन को हम इवेल्यूएट करेंगे, क्या 3 5 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 5, यानी कि बिग में क्या आ जाएगा 5, और सबसे लार्जेस्ट नंबर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा है, सिर्फ आपको याद रखना है ये क्या है कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है हम चेक करेंगे क्या a b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है तो आप ये भी चेक करेंगे क्या a c से बड़ा है, अगर a c से बड़ा है तो a प्रिंट हो जाएगा। अब a b से बड़ा है तभी आप इस जगह पे गए हैं, या तो a बड़ा होगा या c बड़ा होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, a b से बड़ा नहीं है, तो बड़ा कौन है b। अगर b बड़ा है तो आप चेक करेंगे क्या b c से बड़ा है, अगर b c से बड़ा है तो b प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो c। तो इन तीनों में से जो भी सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर होगा वो एज एन आउटपुट किस में स्टोर हो जाएगा, बिग में, और उसे आप प्रिंट करा देंगे, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अगला हमारा आता है, आपके जितने भी ऑपरेटर्स थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है कई बार ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल आ जाता है। तो प्रेसिडेंस क्या होता है, द प्रेसिडेंस ऑफ एन ऑपरेटर गिव द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर आर अप्लाइड इन एन एक्सप्रेशन। प्रेसिडेंस बताता है
कि एक ऑपरेटर किस तरह से एक्सप्रेशन में अप्लाई किया जाएगा, यानी कि जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर होता है उसे पहले अप्लाई किया जाता है, देन उससे कम वाला, देन सो ऑन। मल्टीप्लाई की ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है प्लस से, यानी कि पहले मल्टीप्लाई परफॉर्म होगा देन प्लस। जबकि एसोसिएटिविटी क्या कहता है, एसोसिएटिविटी रूल टेल हाउ द ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंस इज ग्रुप्ड एंड हाउ द एक्सप्रेशन विल बी इवेल्युएटेड, यानी कि जिन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है उनका कैसे इवोल्यूशन होगा, यानी कि जहाँ पे समझो जहाँ पे एक की हाइट ज़्यादा थी एक की कम थी वहाँ तो आपने डिसाइड कर लिया कि किसको पहले करना है। लेकिन अगर दो बच्चे हैं दोनों की हाइट सेम है तो आप किसी और बेसिस पर डिसाइड करो, यानी कि जब दो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम होती है तो एसोसिएटिविटी रूल आता है और वो आपको मदद करता है कि आपको दो ऑपरेटर जिनकी प्रेसिडेंस सेम है उन्हें कैसे परफॉर्म करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है इन दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस की प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन नीचे से ऊपर जाते वक्त प्रेसिडेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर एक बार बताओ, एक उसमें अगर प्लस और मल्टीप्लाई ही है तो दोनों की प्रेसिडेंस सेम है तो पहले कौन परफॉर्म होगा, ये हम कैसे पता चलेंगे, एसोसिएटिविटी रूल से, जो कहता है लेफ़्ट टू राइट। जैसे कि 20 + 3 - 5 है तो लेफ़्ट से आते वक्त पहले जो भी आएगा पहले उसे करेंगे, 20 + 3 यानी कि 23 - 5, देन माइनस परफॉर्म होगा। ऐसे ही देखो अगर मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस दे रखा है तो अगर लेफ़्ट से आते वक्त पहले कौन पढ़ रहा है, मल्टीप्लाई पढ़ रहा है तो पहले मल्टीप्लाई परफॉर्म करेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लेते हैं 30 / 5 × 2 तो इधर से चलते वक्त लेफ़्ट से चलते वक्त पहले क्या आ रहा है, डिवाइड या मल्टीप्लाई, डिवाइड आ रहा है तो पहले डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई। यानी कि जब सेम ऑपरेटर के प्रेसिडेंस होते हैं तो एसोसिएटिव बताता है कि वो लेफ़्ट से राइट भी हो सकता है, राइट से लेफ़्ट भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, लेफ़्ट टू राइट है, यानी कि लेफ़्ट से चलते हुए, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस जैसे कि 10 + 20 × 3, तो आपको पता है कि 10 मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है प्लस से, तो पहले मल्टीप्लाई परफॉर्म हुआ 20 × 3 यानी कि 600, फिर 10 + 6 कितना हो गया 610, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 100 / 10 × 10, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है, तो एसोसिएटिविटी रूल आएगा जो लेफ़्ट टू राइट है, यानी कि लेफ़्ट से चलते वक्त पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, डिवाइड पहले डिवाइड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 100 से अगर आप 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ आए। देखो ये एक इक्वेशन दे रखी है 2 × 3 / 4 + 4 / 4 प्लस, इसमें क्या क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, तो इन दोनों की प्रेसिडेंस कम है इन दोनों से, तो यानी कि ये तो बाद में परफॉर्म होगा, लेकिन लेफ़्ट से चलते वक्त पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 3 × 2 = 6, फिर पूरा एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब 6 डिवाइड, पहले लेफ़्ट से चलते वक्त इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से पहले कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो यानी कि 4 / 6 करेंगे, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि हम इन टाइप ले रहे हैं तो ये बचेगा, लेकिन हम इन टाइप ले रहे हैं तो हमने बाकी सारा करा और बाकी एज इट इज़ कर दिया 1। अब प्लस पहले परफॉर्म होगा, डिवाइड पहले डिवाइड परफॉर्म होगा, तो प्लस एज इट इज़ 4 / 1 4 + 8 - 2 ये लिखा, तो प्लस प्लस माइनस प्लस पहले डिवाइड परफॉर्म होगा, 8 को इससे डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग चलेगा, हम इन टाइप ले रहे हैं। अब इधर से क्या क्या बचा हुआ है, प्लस प्लस माइनस, तो पहले प्लस आ रहा है लेफ़्ट से चलते वक्त, तो 1 + 1 2, 8 - 2 + 0, इधर से चलते वक्त पहले क्या आ रहा है, प्लस और माइनस, प्लस आ रहा है 8 + 2 10 -2 8, यानी कि आपको ये याद रखना है कि बस प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी में से पहले कौन सा परफॉर्म करना है, और अगर सेम प्रेसिडेंस के हैं तो भाई पहले जिसका लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी रूल लगा के आपको परफॉर्म करना है। अगला आपका टॉपिक आता है टाइप कन्वर्जन, यानी कि इट इज़ बेसिकली अ कन्वर्जन ऑफ वन टाइप टू अनदर, यानी कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। ये दो तरह के होते हैं, एक तो इम्प्लिसिट होता है, एक एक्सप्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट
डन बाय द कंपाइलर बाय इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगर फ्रॉम यूज़र, यानी कि इस तरह का जो कन्वर्जन होता है कंपाइलर के द्वारा खुद ही कर दिया जाता है, इसमें किसी भी एक्सटर्नल यूज़र का कोई हाथ या उसके थ्रू नहीं किया जाता है। जनरली टेक प्लेस व्हेन इन एक्सप्रेशन मोर देन वन डेटा टाइप इज प्रेजेंट, इन सच कंडीशन टाइप कन्वर्जन और टाइप प्रमोशन टेक प्लेस टू अवॉइड द लॉस ऑफ डेटा। ये कब करा जाता है? जनरली तब करा जाता है जब एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा डेटा टाइप के वेरिएबल प्रेजेंट हैं और ये इसमें क्या होता है, टाइप प्रमोशन किया जाता है। यानी कि अगर आपके पास एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल अवेलेबल है और एक इंट टाइप का, तो इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ना कि फ्लोट को इंट में। ठीक है, क्यों किया जाता है? ताकि डेटा का लॉस ना हो। ऑल द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल आर अपग्रेडेड टू द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल विद लार्जेस्ट डेटा टाइप। यानी कि अगर आपके वेरिएबल में एक फ्लोट है, एक डबल है और एक इंट है, तो इंट और फ्लोट वाले को डबल वाले में सब में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि तीनों डबल के हो जाएगा। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में ये इसलिए किया जाता है ताकि डेटा का लॉस ना हो, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इसके बावजूद भी कभी कभी कोई ना कोई डेटा का लॉस हो जाता है। जबकि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है? इसका दूसरा नाम है टाइप कास्टिंग। इट इज़ यूज़र डिफाइंड, यानी कि यूज़र के थ्रू करा जाता है। हेयर यूज़र कैन टाइप कास्ट द रिजल्ट टू मेक इट ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप, यानी कि अगर वो अपनी मर्जी से कोई डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहता है तो उस तरह की कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इसका सिंटेक्स क्या है? टाइप, यानी कि सपोज आपने इंट ये लिखा है 2.3, ठीक है, तो इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? इंट टाइप में। ये कौन करता है? यूज़र करता है, कंपाइलर नहीं करता। ये इम्पॉर्टेंट है। ये देखो 7 मार्क्स में भी आ जाता है और ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है, दोनों तरह से आता है। अगर 2 मार्क्स में आता है तो थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर देना, लेकिन अगर 7 मार्क्स में आता है तो इसके आगे जो प्रोग्राम है आपको वो भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मेन। आपने एक वेरिएबल लिया है x और उसकी y की वैल्यू क्या है a, तो अब देखो x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 10, y की वैल्यू क्या है a, एक करेक्टर टाइप का 10 प्लस a तो ऐड नहीं हो सकता, और अब इन दोनों को ऐड करना है। तो आपको पता है करेक्टर जो है स्टोर कैसे होते हैं? स्काई वैल्यू में। तो a की स्काई वैल्यू है 97, तो 10 प्लस 97 यानी कि 107। x की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है? 107। ठीक है, अब दोबारा से करना है z, एक वेरिएबल है z जो किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है। x की वैल्यू करंट पहले 10 थी, 10 प्लस ये करने के बाद x की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 107। इसमें आपको ऐड करना है ये, और स्टोर किस में करना है? z में, और z किस टाइप का? फ्लोट टाइप का। तो आप इसे किस में कन्वर्ट करोगे? फ्लोट में। प्लस 0.0, तो ये कितना हो गया? 108, यानी कि x की वैल्यू तो आ गई 107 और इसकी वैल्यू आ गई 108.00। अब ये जो दोनों कन्वर्जन हुए हैं इंट से फ्लोट में या कैर से इंट में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कन्वर्जन हुआ है x तो 10 था और ये a था, a को जो कन्वर्ट करा गया इंट में ये कंपाइलर के थ्रू खुद किया गया, या ये जो यहाँ पे कन्वर्जन किया गया ये कंपाइलर के थ्रू खुद किया गया, ये कन्वर्जन आपने नहीं किया है। जबकि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में देखो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मेन, एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया 1.2 किस टाइप का? डबल टाइप का। ठीक है, एक्स किस टाइप का? डबल टाइप का। और आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है सम। सम में आपको क्या करना है? x प्लस 1 करना है। x की वैल्यू क्या है आपकी? 1.2 और इसकी वैल्यू क्या है? 1। अब ऐसे तो ऐड नहीं हो सकता क्योंकि भाई ये 1.2 है और ये 1 है, और आपको स्टोर किस में करना है? सम में, यानी और सम किस टाइप का है? इंट टाइप का, यानी कि इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंट में। इसी वजह से आपने लिखा है इंट ब्रैकेट में x प्लस 1, यानी कि 1.2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में। 1 प्लस 1 2, यानी कि जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है उसने डबल से इंट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि x सम में क्या स्टोर हुआ? सम में स्टोर हुआ 2 और 2 को आपने प्रिंट करा। पर ये जो कन्वर्जन हुआ ये एक्सप्लिसिट हुआ, कंपाइलर के थ्रू नहीं हुआ, ये आपने किया। ठीक है, अगर 2 मार्क्स में आएगा तो वहीं तक लिख देना, नहीं तो ये प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन आता है कंट्रोल स्टेटमेंट का। देखो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। कंट्रोल स्टेटमेंट होते क्या हैं? जो कंट्रोल करते हैं आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, यानी कि वो पर्टिकुलर लाइन चलेगी नहीं चलेगी, किस कंडीशन पे चलेगी, किस कंडीशन पे नहीं चलेगी, इन चीज़ों को। तो ये
कई बार आता है तो आपको ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ब्रांचिंग क्या होती है, लूपिंग और जंपिंग। ब्रांचिंग के अंदर आते हैं इफ़ एल्स इफ और स्विच। लूपिंग के अंदर वाइल, डू वाइल, फोर, और इसके अंदर ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। तो आप करना क्या, आप ना इफ़ एल्स इफ, अगर ये 7 मार्क्स में आता है तो हर उसका एक सिंटेक्स लिख देना। जैसे इफ़ का सिंटेक्स लिख देना, इफ़ एल्स का सिंटेक्स लिख देना और उसका छोटा छोटा सा प्रोग्राम। ऐसी वाइल का सिंटेक्स लिख देना, डू वाइल का सिंटेक्स लिख देना, सबके सिंटेक्स लिख देना, क्योंकि ये क्वेश्चन ना 7 मार्क्स में ही आता है। तो 7 मार्क्स में आप क्या करोगे, सबका एक सिंटेक्स लिख देना और कोई भी छोटा सा प्रोग्राम लिख देना जो आपको सही लगे। ठीक है। अगला आता है राइट एन एल्गोरिथम ऑफ स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर की स्वैपिंग का आपको एल्गोरिथम लिखनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करा, 2 नंबर एंटर कराए ए और बी। आपने ए और बी की वैल्यू क्या कर ली, प्रिंट कर ली। सपोज ए की वैल्यू 2 थी, बी की वैल्यू 3 थी, दोनों नंबर को आपने प्रिंट करा दिया। अब जो ए की वैल्यू थी वो आपने क्या डाल दी, टेम्प्ट में डाल दी, और जो बी में पड़ा है उसे किस में डाल दिया, ए में, और जो टेम्प्ट में पड़ा है उसे किस में डाल दिया, बी में। तो ए और बी की वैल्यू क्या हो गई, स्वैप हो गई, और आपने प्रिंट कर दिया। और 8 पॉइंट क्या लिखोगे आप, स्टॉप। ठीक है, आप स्टॉप हो गए। फिर अगला हमारा प्रोग्राम आता है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। कोई नंबर इवन है या ऑड है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, वॉइड मेन, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, आपने एक मैसेज प्रिंट किया एंटर अ नंबर बैकस्लैश इन डबल कोट्स में। स्कैन एफ में आपने परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए डाला, क्योंकि आपने किस तरह का वेरिएबल लिया है, इन टाइप का, तो फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटाइल डी आएगा, एड्रेस ऑफ ए। आपने लिखा इफ़ ए मॉडलस 2 इक्वल टू 0। आपने सपोज एक वेरिएबल लिया ए, उसकी वैल्यू है 9 मॉडलस 2 इक्वल टू 0। अगर आप 2 को 9 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, बचा कितना 1, तो रिमाइंडर क्या बचा 1, यानी कि 1 क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑड नंबर। लेकिन अगर आप इसी जगह पे प्रिंट कराते 4 मॉडलस 2 इक्वल टू 0, 2 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है, तो क्या प्रिंट हो जाता, नंबर क्या है आपका, इवन है। ठीक है। अब देखो इसकी एल्गोरिथम देख लो, स्टार्ट करा, आपने एक नंबर एंटर कराया। अगर ए मॉडलस 2 इक्वल टू 0 ट्रू है, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है, तो आप कौन से स्टेप पे चले जाओ, 4th स्टेप पे, यानी कि प्रिंट द इवन नंबर। इवन नंबर को प्रिंट कराने के बाद क्या ऑड नंबर प्रिंट कराओगे, नहीं कराओगे, तो उसके बाद आप डायरेक्टली कौन से स्टेप पे चले जाओगे, 6 पे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप कौन से स्टेप पे जाओगे, 5th पे, क्या प्रिंट कराओगे, नंबर क्या है, ऑड, उसके बाद 6th स्टेप पे। ठीक है, ये इसकी एल्गोरिथम है। यहाँ पे ट्रू लिख लेना। अब इसके बाद इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद आपने पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे। जब आपको किसी भी नंबर को एंटर या प्रिंट कर, एंटर अ नंबर, एक नंबर आपने इनपुट किया, ठीक है, यूज़र से इनपुट करा, उसके बाद आप क्या करोगे, कंडीशन चेक करोगे। वो कंडीशन क्या है कि ए मॉडलस 2 इक्वल टू 0 है ना, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू है या ये कंडीशन फॉल्स, यही 2 कंडीशन हो सकती हैं, है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करा दो इवन नंबर, और ये पैरेललोग्राम में लिखते हैं। जब भी हम कुछ प्रिंट कराते हैं तो हम पैरेललोग्राम में लिखते हैं। इसे प्रिंट करा दो ऑड नंबर, अगर कंडीशन फॉल्स है। अब आपको पता है अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट, देखो अगर आपने इवन प्रिंट करा दिया तो इसके बाद लेफ्ट साइड तो जाओगे नहीं, तो आप क्या हो जाओगे, स्टॉप। या ऑड प्रिंट करा दो इसके बाद इधर तो जाओगे नहीं, तो आप क्या हो जाओगे, स्टॉप। ये इसका फ्लो चार्ट है। ठीक है। अगला प्रोग्राम है
राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे ए बी सी इन टाइप के, आपने एक मैसेज प्रिंट करा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड सी और /n लगाया सो दैट जो इनपुट हो नेक्स्ट लाइन में हो। आपने 3 इनपुट कराए स्कैनर फंक्शन का यूज़ करके। कितने इनपुट कराने हैं? 3। किस टाइप के वेरिएबल हैं? इन टाइप के। तो कितने फॉर्मेट स्पेसिफाइड लगेंगे? 3। परसेंटाइल डी, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी। आपने पहली कंडीशन क्या लगाई? पहली कंडीशन लगाई क्या ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो आपने प्रिंट करा दिया लार्जेस्ट नंबर, यानी कि ए प्रिंट करा दिया। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ए बी और सी दोनों 2 हो, तो 2 क्या बी से बड़ा है? हाँ, 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 से बड़ा और इक्वल है, कंडीशन ट्रू। और 2 से बड़ा इक्वल है, कंडीशन ट्रू। तो हमने ए बी सी ना प्रिंट करा के वो वैल्यू प्रिंट करा दी है, क्योंकि हो सकता है ना सेम हो। ऐसे ही अगर ये कंडीशन ट्रू है तो नीचे वाले पोर्शन पे हम नहीं जाएंगे, पर ऐसा हो सकता है कंडीशन फॉल्स हो, तो इसलिए हम एल्स इफ वाले पार्ट पे जाएंगे कि अगर बी जो है बड़ा या इक्वल है सी से, या बी ए से भी बड़ा है, अगर वो सी और ए दोनों से बड़ा है तो बी को प्रिंट कर देंगे लार्जेस्ट नंबर। हमने परसेंटाइल डी इज़ द लार्जेस्ट, यानी कि जो बी की वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। जैसे बी की वैल्यू 5 है तो 5 इज़ द लार्जेस्ट, एज एन आउटपुट ये आ जाएगा। एल्स अगर ये दोनों में से कंडीशन फॉल्स है तो एल्स क्या आ जाएगा? सी इज़ द लार्जेस्ट। जैसे एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी 3 4 5, तो 5 इज़ द लार्जेस्ट। ठीक है, अब इसकी जो एल्गोरिथम है वो देख लो। स्टार्ट, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर ए बड़ा है बी से और ए सी से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो अब स्टेप 4 पे चले जाओ, है ना। स्टेप 4 पे आप क्या कर दोगे? प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर, यानी कि ए को प्रिंट करा दिया, और उसके बाद आप स्टेप किस पे चल जाओगे? 8 पे, यानी कि आप स्टॉप हो जाओगे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कौन से स्टेप पे जाना है? स्टेप 5 पे। स्टेप 5 क्या कहता है कि क्या बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 6 पे चले जाओ, और नहीं तो स्टेप 7 पे। अगर 6 पे जाओगे तो क्या प्रिंट करा दोगे? लार्जेस्ट नंबर, यानी कि बी को, और उसके बाद डायरेक्टली कहाँ चले जाओगे? स्टॉप पे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ पे जाओगे? 7 स्टेप पे। 7 स्टेप क्या करता है? प्रिंट द लार्जेस्ट, यानी कि सी को आप लार्जेस्ट प्रिंट करा दोगे। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं इसका फ्लो चार्ट बनाने। तो सबसे पहले स्टार्ट लिखो, है ना। स्टार्ट के बाद आप क्या करोगे? एंटर द ए एंड एंटर ए एंड बी एंड सी। आप 3 वैल्यू एंटर कराओगे। एंटर कराने के बाद आप क्या करोगे? पहली कंडीशन चेक करोगे। पहली कंडीशन क्या है? इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। देखो ये कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और ये कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप प्रिंट करा दो, प्रिंट द लार्जेस्ट। क्या है इसमें? ए। ठीक है, अगर अब देखो, अगर अब इसके बाद आप कहीं और तो जाओगे नहीं, तो चाहे देखो 2 चीज़ें, आप नीचे जाके स्टॉप कर दो और चाहे यहीं पे स्टॉप लिख दो, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप यहीं स्टॉप लिख दो, ठीक है। फिर इसके बाद, क्योंकि देखो आप नीचे जाओगे आपको कन्फ्यूजिंग होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन क्या चेक करोगे? क्या बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से। अब ये कंडीशन देखो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी। अगर ट्रू है तो प्रिंट करा दो लार्जेस्ट बी। आप चाहे तो यहीं स्टॉप हो जाओ या नीचे स्टॉप हो जाओ, ठीक है। मैं दोनों चीज़ें करके दिखा दूंगी सो दैट आपको दिक्कत ना हो। आपने यानी कि यहीं स्टॉप हो गए। फिर अब ये कंडीशन ट्रू थी तो ये कंडीशन क्या हो सकती है? फॉल्स भी हो सकती है। अब ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो आप क्या प्रिंट करा दो? प्रिंट द लार्जेस्ट, यानी कि इसमें वो लार्जेस्ट क्या है? सी। अब इसके बाद आप क्या होगे? स्टॉप होगे। अब देखो, हो सकता है आप अलग अलग स्टॉप करो, लेकिन आप एक कॉमन स्टॉप भी तो बना सकते हो। तो वो कॉमन स्टॉप कैसे बनेगा? देखो, आपने एक कॉमन सा बड़ा ये बनाया लाइन की, तो यानी कि ये प्रिंट कराने का, तो आप नीचे वाले पोर्शन पे तो नहीं जाओगे, तो आपने यहाँ स्टॉप कर दिया।
इसको कराने के बाद तो आप नीचे वाले पोर्शन पे नहीं जाओगे, स्टॉप कर दिया और आप यहाँ कॉमन स्टॉप। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप चाहे यहाँ भी दिखा सकते हो। ये आपका फ्लो चार्ट हो गया लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 का। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं, राइट अ प्रोग्राम इन सी दैट विल रीड अ पॉजिटिव नंबर यानी कि 5 डिजिट नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रिंटेड इन रिवर्स ऑर्डर। देखो इसका सिंपल सा क्या है, आपने 5 डिजिट का एक नंबर लिया, आपने क्या क्या वेरिएबल लिए, n, d1, d2, d3, d4 और d5। ठीक है, एक नंबर इनपुट कराया आपने 5 डिजिट का, बड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। आपने एक नंबर एंटर कराया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपने क्या करा, स्कैनएफ के थ्रू इनपुट करा लिया। अब आपने D1 में करा n मॉडुलस 10, यानी कि किसी भी नंबर को 10 से अगर आप मॉडुलस करते हो तो लास्ट डिजिट एज एन आउटपुट आ जाती है। देखो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, यानी कि लास्ट में 5 बचेगा और आपको मॉडुलस चाहिए होता है। तो याद रखना, जब भी आप 10 से मॉडुलस करती हो तो लास्ट डिजिट एज एन रिमाइंडर मिलती है। तो D में क्या आ गया यहाँ पे, D1 में 5। n की वैल्यू जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो 1 2 3 4 यानी कि लास्ट डिजिट को छोड़ के पूरी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने D2 निकाली, n की करंट वैल्यू क्या है 1 2 3 4। 1 2 3 4 को अगर आप 10 से मॉडुलस करोगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, फिर दोबारा 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 2 3, यानी कि लास्ट डिजिट हटा दो। फिर इसके बाद D3 के लिए 1 2 3 को 10 से मॉडुलस करोगे तो लास्ट डिजिट क्या है 3 आ गया यहाँ। अब यहाँ पर आपने कर लिया, अब दोबारा से n को अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 1 2। फिर आप दोबारा से D4 निकालोगे, यानी कि 1 2 को अगर 10 से मॉडुलस करोगे तो लास्ट डिजिट एज एन आउटपुट आ जाएगी। फिर n से डिवाइड करोगे तो लास्ट डिजिट 1 बचेगी। जब दोबारा करोगे तो D1 में आ जाएगी। यानी कि ये जो पूरा कोड है ये कर क्या रहा है, ये हर एक डिजिट को अलग अलग तोड़ रहा है। 5 4 3 1 2 हमने अलग अलग तोड़ा। याद रखो, जब भी आप किसी भी नंबर को 10 से मॉडुलस करते हो तो लास्ट डिजिट एज एन आउटपुट मिल जाती है, और किसी भी नंबर को अगर 10 से रिमाइंडर और डिवाइड करते हो तो लास्ट डिजिट को हटा के बाकी सारी वैल्यू। अब ऐसे समझो 1 2 3 4 5, अगर आप 10 से करोगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, ये वैसे भी हट जाएगा, तो यानी कि लास्ट डिजिट हमेशा हट जाती है। इतना करा। अब D1 में वैल्यू क्या पड़ी है 1 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, सॉरी D1 में वैल्यू क्या थी 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5, यानी कि ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई, उल्टी होके आ गई, यानी कि क्या आ गए 5 4 3 2 1। ठीक है, यानी कि हमने ये कोड करा क्या है, अगर आपको समझना है कि अगर आपको याद करना है, क्योंकि अब टाइम तो याद करने का ही है, तो सिंपल सा आपको याद करने का तरीका है, कितनी डिजिट चाहिए D1 D2 D3 D4 D5। हर बार n का मॉडुलस 10 लिख दो। ठीक है, और इसके नीचे n लिखो, n डिवाइड बाई 10 n डिवाइड बाई 10। अगर ये 6 डिजिट के लिए होता तो D6 लिखा जाता और 5 और उससे एक कम बार। देखो ये कितनी बार, 1 2 3 4, D1 कितनी है 5 बार, तो 6 के लिए होता तो 4 के लिए लिख दे, 5 तो n आते और D6 ये आते, और सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया और आपका रिवर्स नंबर आ गया। ये क्वेश्चन कई बार आता है और 5 डिजिट के लिए ही आता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अगला क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोग्राम समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लो, a² प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो आपको सबसे पहले यूज़र से क्या इनपुट कराना पड़ेगा, a b और c। ठीक है, a b c इनपुट कराने के बाद आप क्या निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b²
-4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, ठीक है। अभी जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है 0 से, इक्वल हो सकता है, या लेस देन हो सकता है। अगर बड़ा है तो रूट्स क्या हैं आपके, रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट लिख दो, ठीक है। और अगर जो है इक्वल है तो रूट्स क्या हैं आपकी, इक्वल हैं, और ये क्या है, वरना रूट्स क्या हैं आपकी, इमेजिनरी हैं, ठीक है। अब अगर रूट्स जो हैं रियल और डिस्टिंक्ट है तो इनकी आपकी दो रूट्स निकालेंगे, R1 R2, और ऐसे ही इसमें रूट्स निकलेंगी, इसमें आप सिर्फ नॉर्मली प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अगला करते हैं, आपका प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको SQRT फंक्शन यूज़ करना है, इसलिए आप math.h का यूज़ करेंगे, studio.h इसलिए यूज़ करेंगे ताकि आप printf scanf फंक्शन को यूज़ कर सकें। आपने 1 2 3 वेरिएबल यूज़ किए हैं क्योंकि आपको 3 कोफिशिएंट चाहिए थे। आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए एक वेरिएबल लिया है डिस्क्रिमिनेंट, और √1 √2 के लिए आपने 2 वेरिएबल लिए हैं, √1 √2। आपने ABC के आपने 3 कोफिशिएंट इनपुट कराए, A B और C। आपने किस टाइप के ने लिए हैं, डबल टाइप का लिया है, तो इसलिए A B और C के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल LF। इसके बाद आपने क्या निकाला, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, B² -4 मल्टीप्लाई AC। फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखो, हो सकती है कि डिस्क्रिमिनेंट बड़ा हो 0 से, या डिस्क्रिमिनेंट छोटा हो, इक्वल हो या छोटा हो। तो हमने इफ में लिखा अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बड़ा है 0 से तो आपने प्रिंट करा दिया रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और √1 √2 निकाला। √1 के लिए -b + SQRT डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड 2 मल्टीप्लाई a, इस दूसरी रूट होगा -b + SQRT डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, दोनों रूट्स निकाल लिए और दोनों रूट्स को आपने प्रिंट करा दिया। फॉर्मेट स्पेसिफायर %LF होता है। इसके आगे अगर 0.2 LF लगा रहे हो, इसका मतलब है जो पॉइंट के बाद की वैल्यू आए वो सिर्फ 2 पॉइंट तक आए, बाकी आगे ना आए, इसलिए हम लगाते हैं। एल्स इफ में अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के इक्वल है, यानी कि दोनों रूट्स आपकी इक्वल है, पहले आपने ये मैसेज प्रिंट कराया, और √1 √2 क्या निकलेंगे, -b डिवाइड 2 मल्टीप्लाई a, आपने ये निकाला और दोनों रूट्स को आपने प्रिंट करा दिया। देखो ठीक है, √1 √2 दोनों सेम है, तो कोई भी एक रूट को लेके अगर आप प्रिंट करा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हैं इसे ऐसे प्रिंट कराना तो आप ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, √1 = परसेंटाइल LF, √1 printf, √2 = परसेंटाइल LF। अलग अलग भी प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो आपने प्रिंट करा दिया रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोग्राम है और ये इम्पॉर्टेंट है, आता है। इसके बाद इसकी एल्गोरिथम देखो, आपने स्टार्ट किया, एंटर, आपने कोफिशिएंट एंटर कराए ABC, आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला B² -4 मल्टीप्लाई AC। अगर डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है 0 से तो स्टेप 5th पे चलेगा ही, नहीं तो स्टेप 8 पे जाना है। स्टेप 5th पे आपने क्या कराया, पहले जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसी को ही एज इट इज़ लिखना होता है। रूट्स प्रिंट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, आपने √1 और √2 को लिखा और उन्हें क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, √1 एंड √2। उसके बाद आप कहाँ चले गए, स्टेप 13 पे, यानी कि स्टॉप हो गए। देखो अगर इफ़ वाला पार्ट आपने चला दिया तो क्या ये वाला पार्ट चलाओगे, नहीं चलाओगे, या अगर ये वाला पार्ट चला है तो नीचे वाला पार्ट चलेगा, नहीं, यानी कि इन तीनों में से कोई एक ही पोर्शन चलेगा। अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स है तभी आप नीचे जाओगे, नहीं तो नीचे नहीं जाओगे। अगर एल्स इफ फॉल्स है तभी आप यहाँ जाओगे, ठीक है, ये मतलब है। अब अगर आपने ये कंडीशन ट्रू थी तो आपने इतना सारा स्टेप करा और स्टेप 13 पे स्टॉप हो गए, लेकिन अब ये जो कंडीशन है ये फॉल्स भी हो सकते हैं, इसलिए आप कौन से स्टेप पे गए, स्टेप 8 पे। स्टेप 8 क्या कहता है, दूसरी कंडीशन चेक करता है कि डिस्क्रिमिनेंट = 0 है, अगर है तो स्टेप 9 पे चल जाओ, वरना तो स्टेप 12 पे चल जाओ। स्टेप 9 क्या कहता है, पहले एक मैसेज प्रिंट कराता है कि दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, और √1 √2 निकालते हैं और दोनों को प्रिंट करा देते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्टली आप कहाँ चल जाते हो, स्टेप 13 पे चल जाते हो, यानी कि आप स्टॉप हो जाते हो। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है ये भी, तो स्टेप 12 पे जाते हो, यानी कि आपके रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी हैं, ठीक है। ये आपकी क्या हो, आपका
एल्गोरिथम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद आप लिखोगे एंटर कोफिशिएंट A, B, C। आपने तीनों को एंटर कराया। एंटर कराने के बाद आपने क्या निकाला, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू B² माइनस 4 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई C। इतना निकालने के बाद आपने कंडीशन चेक करी। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी क्या जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है। अब देखो ये कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और ये कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो सकती है, कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप सबसे पहले तो मैसेज एक प्रिंट कराओगे, प्रिंट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। आप एक मैसेज प्रिंट करा दोगे कि रूट्स जो है रियल और डिस्टिंक्ट है, ठीक है। और इसके बाद आप रूट्स निकालोगे दोनों, तो यानी कि यहाँ पे तो ये पैरेललोग्राम बना है, यहाँ पे क्या बनेगा, ये रेक्टेंगल, क्योंकि प्रोसेसिंग होगी। R1 इक्वल टू -B प्लस SQRT D नहीं लिया हमने, क्या लिखा है पूरा, डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई A, ठीक है। एक तो ये लिखा है, दूसरा और हमने √1 यूज़ किया है। जो वेरिएबल आपने यूज़ किए हैं वो ही लिखने हैं, √2 -B माइनस SQRT डिस्क्रिमिनेंट 2 मल्टीप्लाई A, ठीक है। दोनों आपको वो लिखने हैं, यानी कि एक तरह से जो आपने यहाँ लिखा हुआ है ना वो ही चीज़ आपको लिखनी है, जो यहाँ लिख रखा है ना आपने, ये दोनों ये लिखनी है। और दोनों रूट्स को क्या कराना है, आपको प्रिंट कराना है, दोनों रूट्स को प्रिंट कराना है। प्रिंट √1 एंड √2। इतना करने के बाद आप क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, स्टॉप। स्टॉप हो गया। पर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। वो कंडीशन क्या है, क्या जो है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट कर दो, रूट्स आर रुक जाओ, तो आप प्रिंट करेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। इतना प्रिंट करके आप डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे रूट्स R1 एंड R2। वो रूट्स क्या होंगी, R1 है आपका -B/2 मल्टीप्लाई A और R2 भी क्या है, -B/2 मल्टीप्लाई A, ठीक है। इनका ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली आप दोनों को करके इनको प्रिंट करा देंगे रूट्स को, कि आपकी रूट्स जो हैं, रूट्स आर
इक्वल, वो आप प्रिंट करा चुके हैं, तो √1 एंड √2 को क्या करा देंगे आप प्रिंट, √1 एंड √2 को आप प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के बाद आप डायरेक्टली स्टॉप हो जाएंगे। तो सिंपल सा क्या है, सबसे पहले स्टार्ट किया, आपने चेक किया कोफिशिएंट, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट अगर बड़ा है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों रूट निकाले, रूट प्रिंट कर दिया और स्टॉप। ऐसे ही तीनों में हम करेंगे, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज अपर केस, लोअर केस एंड नॉन अल्फ़ाबेटिक सिंबल। तो सबसे पहले आपने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वर्ड में ने करेक्टर टाइप का ch वेरिएबल डिक्लेयर किया, आपने करेक्टर इनपुट कराया यूज़र से स्कैनफ फंक्शन के थ्रू, और फॉर्मेट स्पेसिफायर %c लगेगा क्योंकि आपने करेक्टर टाइप का वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं। अब उसके अलावा आपने क्या कंडीशन लगाई, अगर ch जो आपका करेक्टर इनपुट लिया है वो स्मॉल a से स्मॉल z तक है तो वो लोअर केस है, अगर वो कैपिटल A ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z के बीच में, यानी कि कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में, या कैपिटल A या कैपिटल Z है तो वो क्या है, अपर केस, नहीं तो नॉन अल्फ़ाबेटिक सिंबल है, ठीक है। अगला क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन C टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज वोवल, कॉन्सोनेंट, स्पेशल सिंबल, वाइट स्पेस और डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड में आपने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया है ch, एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर अ नंबर \n इसलिए लगाया सो दैट इनपुट नेक्स्ट लाइन पे हो। आपने स्कैनफ फंक्शन के थ्रू एक मैसेज इनपुट कराया, किस वो एक वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का इनपुट कराया ch में और %c। अब आपने कंडीशन लगाई है, अगर वो स्मॉल a, स्मॉल e, स्मॉल i ये क्या है, और आपको पता है करेक्टर आप स्टोर किस में करते हैं, सिंगल, उसमें सिंगल कोट्स के अंदर, और ch इक्वल टू a, यानी कि आप चेक करो जो वेरिएबल आप इनपुट कर रहे हो क्या वो a के इक्वल है या नहीं, ठीक है। अगर वो AEIOU या कैपिटल AEIOU यानी कि इसका मतलब है इनमें से कोई भी एक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी कि टोटल 10 में से कोई भी अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वोवल। आपको पता है कि अगर इफ़ वाला पोर्शन फॉल्स होगा तभी आप एल्स इफ पे जाओगे, यानी कि अगर वो AEIOU या कैपिटल AEIOU में से नहीं होगा तभी वो नीचे जाएगा, वरना तो इफ़ में ही रुक जाएगा। इसलिए आप ch की वैल्यू अगर a या a से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन z तक है, या कैपिटल A से कैपिटल Z तक है, अब आप कहोगे AEIOU भी तो आ सकता है, नहीं आएगा, वो तभी आएगा नीचे की साइड जब वो कॉन्सोनेंट होगा। अगर वो AEIOU में से होगा तो वोवल प्रिंट करके ही यहाँ से बाहर निकल जाएगा, वो नीचे जाएगा ही नहीं। अगर वो नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो वोवल ना होके क्या है, कॉन्सोनेंट। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो एल्स इफ क्या है, क्या वो 0 से 9 के बीच में है, अगर वो 0 से 9 के बीच में तो डिजिट प्रिंट हो जाएगा। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो आप चेक करोगे क्या वो \n, \t या स्पेस इनमें से किसी के इक्वल है तो वाइट स्पेस। अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, स्पेशल सिंबल, ठीक है। इसका मतलब होता है ch ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ch इज़ लेस देन इक्वल टू 9। इसका मतलब होता है ch जो आप यूज़र से इनपुट करा रहे हो वो 0 से 9 के बीच है या 0 और 9 तक ही हो, यानी कि 0 से 9 तक की अगर कोई वैल्यू है तो डिजिट प्रिंट होगा, वरना नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज वोवल और कॉन्सोनेंट, क्या वो कैरेक्टर वोवल और कॉन्सोनेंट तो नहीं है। सबसे पहले आपने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड में एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है ch, आपने एक मैसेज इनपुट कराया, एंटर द कैरेक्टर \n लिया ताकि नेक्स्ट लाइन में इनपुट हो, स्कैनफ फंक्शन के थ्रू इनपुट लिया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर %c लगा है क्योंकि वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है, ch में आपने इनपुट लिया। अगर कैरेक्टर AEIOU या कैपिटल AEIOU है तो वोवल प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो कॉन्सोनेंट। इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन रिपीटेडली आता ही है, ठीक है। अब राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर सीखने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ। अगर कोई भी ईयर है, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है, देखो ये कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और ये कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंफर्म है कि वो लीप ईयर नहीं है, लेकिन
और एक चीज़ बताओ, जो 204 है और 1600 ये दोनों ईयर है, बस डिफरेंस क्या है, ये नॉर्मल ईयर है, ये सेंचुरी है। सेंचुरी क्या होती है, वो होती है जो 100 साल बाद आती है, 100 200 हर 100 साल बाद आने वाली ईयर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, ये अगर 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे देता है, यानी कि मॉडुलस रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, तो अगर वो 0 है तो इससे कंफर्म नहीं होता कि वो ईयर है लीप ईयर है नहीं। तो उससे पहले हम चेक करते हैं जिस ईयर को हम चेक करना चाहते हैं क्या वो सेंचुरी तो नहीं है। अगर वो सेंचुरी नहीं है तो कंफर्म है कि वो ईयर नॉर्मल ईयर है और वो 4 से कट रहा है, यानी कि वो लीप ईयर है। लेकिन वो ईयर 4 से कट रहा है और 100 से भी कट रहा है, यानी कि वो सेंचुरी है। तो सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको डिवाइड करना होता है 400 से। अगर 400 से कट के वो 0 दे देता है, अगर वो कंडीशन ट्रू कर देता है तो मतलब कि वो लीप ईयर है, नहीं तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल ले लो, 2004 4 से कट जाता है, 100 से नहीं कटता और वो लीप ईयर है, और वो लीप ईयर है भी। जबकि 1600 4 से कट जाता है, 100 से कट जाता है और 400 से भी कट जाए, यानी कि वो लीप ईयर है। 1900 एक सेंचुरी है, 4 से कट जाती है, हाँ 100 से भी कट जाती है, लेकिन वो 400 से नहीं कटेगी क्योंकि 2 0 से 0 हो गई और 4 4 जा 16 2 बच गया, यानी कि वो नॉट लीप ईयर है। आप चेक कर लेना कि 2004 लीप ईयर होता है, ये भी लीप ईयर होता है, ये नॉट लीप ईयर होता है। तो इसी बेसिस पे हमारा पूरा प्रोग्राम है। देखो, हैश इंक्लूड studio.h वॉइड मेन, सबसे पहले हमने एक ईयर डिक्लेयर किया, इन टाइप का आपने एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर द ईयर्स यूज़र स्कैनफ फंक्शन के थ्रू आपने एक मैसेज एक वेरिएबल में एक वैल्यू इनपुट कराई, वो ईयर में होगी। अगर वो ईयर 4 से कट जाता है तो कुछ नहीं, तो हम नीचे, अगर वो नहीं कटता है तो क्या हो जाएगा, नॉट अ लीप ईयर। अगर वो 4 से कट जाता है तो हम चेक करेंगे क्या वो ईयर सेंचुरी तो नहीं है, यानी कि वो अगर 100 से भी कट जाता है तो हम आगे चेक करेंगे। अगर वो 100 से नहीं कट जाता है तो यानी कि वो जो ईयर है वो सेंचुरी नहीं है और वो क्या है, लीप ईयर है, यानी कि इसका एल्स वाला पार्ट ये है, इसका एल्स वाला पार्ट ये है। लेकिन अगर वो 4 से भी कट रहा है, 100 से भी कट रहा है, यानी कि वो ईयर सेंचुरी है, तो हम उसे 400 से भी चेक करेंगे। अगर वो 400 से भी कट जाता है तो वो लीप ईयर है, नहीं तो नॉट लीप ईयर है। अब देखो 1900 है, 1900 आपकी 4 से कट जाएगी, हाँ जी भाई। देखो 1900 को अगर आप 4 से मॉडुलस करोगे तो 4 4 16 पूरा कट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। आपकी 1900 100 से भी कट जाएगी, यानी कि वो सेंचुरी है, यानी कि 1900 एक सेंचुरी है, कंफर्म है। लेकिन 1900 आपकी 400 से नहीं कटेगी और वो 400 से नहीं कटेगी, यानी कि वो नॉट लीप ईयर है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम है, ये इम्पॉर्टेंट है, लीप ईयर आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसकी एल्गोरिथम पे। स्टार्ट किया आपने, एंटर किया ईयर, अगर वो 4 से कट जाता है तो स्टेप 4 पे चले जाओ, नहीं तो स्टेप 9 पे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेप 9 पे क्या है, डायरेक्टली आपने प्रिंट कर दिया नॉट अ लीप ईयर और आप स्टॉप हो गए। 9 के बाद डायरेक्टली 10 आ गया। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो आप 4th स्टेप पे गई, क्या वो 400 से भी कट जाएगा, अगर वो 100 से भी कट जाएगा तो स्टेप 5 पे चले गए, नहीं तो स्टेप 8 पे। स्टेप 8 पे क्या लिखा है, लीप ईयर प्रिंट कर दो और डायरेक्टली कहाँ चले जाओ, स्टेप 10 पे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम स्टेप 5 पे जाएंगे, हम चेक करेंगे क्या वो 400 से भी कट जाता है, हाँ। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 6 पे चले जाओ, यानी कि वो लीप ईयर है और डायरेक्टली फिर स्टेप 10 पे चल जाओ। लेकिन कंडीशन फॉल्स है तो स्टेप 7 पे चल जाओ और स्टॉप हो जाओ। ठीक है, ये आपकी क्या है, पूरी इसकी आपकी एल्गोरिथम। अब इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करो, है ना, एक सेकेंड, हाँ। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, हमने एंटर कराया एक ईयर। आपको पता है इनपुट लेने के लिए आप पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं। आपने एक ईयर एंटर कराया, एंटर कराने के बाद आपने क्या करी, पहली कंडीशन देखी। वो कंडीशन क्या है, क्या जो आपका ईयर है वो 4 से कट रहा है। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है
तो क्या प्रिंट करा दो, प्रिंट नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अब मैं यहीं पे आप स्टॉप कर दो सो दैट आपको दिक्कत ना हो, तो आप क्या हो जाओगे, स्टॉप। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे क्या ईयर जो है 100 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखो कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है, एक सेकेंड इधर लिखते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है और ट्रू भी। ठीक है, अब अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप क्या कर दोगे, प्रिंट कि वो लीप ईयर है और आप स्टॉप हो जाओगे। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे, क्या वो 400 से भी कट जाएगा। अब ये कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और ये फॉल्स भी हो सकती है ना। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करा दो कि वो लीप ईयर है, फिर क्या हो जाओ, स्टॉप हो जाओ। नहीं तो प्रिंट करा दो नॉट लीप ईयर और स्टॉप हो जाओ। ठीक है, नॉर्मल है। आप चाहें तो ये जो स्टॉप है वो आप एक साथ भी बना सकते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ना हो, इसलिए मैंने एक साथ ना बना के अलग अलग लिख दिया है। ठीक है, अब आते हैं आपका राइट अ प्रोग्राम इन सी टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ ट्राइंगल। देखो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि देखो जो आपका ट्राइंगल है साइड के बेसिस पे, तो यानी कि कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल होना चाहिए, यानी कि a प्लस बी का सम ग्रेटर देन सी, b प्लस सी का सम ग्रेटर देन a या c प्लस a का सम ग्रेटर देन a। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यानी कि आपका ट्राइंगल क्या है, वैलिड है, नहीं तो इनवैलिड है। अब अगर तीनों ही साइड इक्वल हैं तो वो क्या है, इक्विलेटरल है। अगर दो साइड है तो क्या है, आइसोसेलियस है। अगर तीनों ही साइड इक्वल नहीं है, यानी कि कोई भी दो साइड इक्वल हैं, तो वो क्या है, यहाँ तो हो गया इक्वी, ये है आइसोसेलियस। और अगर तीनों ही साइड डिफरेंट है ना, b इज इक्वल टू a एंड c इज इक्वल टू a, यानी कि एंड मतलब तीनों, और मतलब कोई भी एक, यानी कि a b के इक्वल नहीं है, b c के इक्वल नहीं है और c a के इक्वल नहीं है, तो क्या है, स्केलन। और जो लास्ट बचा वो क्या आ जाएगा, आपका राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ठीक है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मेन फ्लोट ए बी सी, तीन वेरिएबल लिए हैं ए बी सी फ्लोट टाइप के। प्रिंट एफ के अंदर आपने एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर द साइड ऑफ द ट्राइंगल, और आपने स्कैन एफ फंक्शन में तीन फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिए क्योंकि तीन ही वेरिएबल इनपुट करा रहे हो। तीनों क्या है, परसेंटाइल एफ, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी। अगर ए बी ग्रेटर देन इक्वल है, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए है, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, यानी कि कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो क्या है, वैलिड है, नहीं तो वो इनवैलिड है। ठीक है, अब अगर वो वैलिड है तो हम ये चेक करेंगे क्या तीनों साइड डिफरेंट है। अगर तीनों साइड डिफरेंट है तो वो क्या है, स्केलन। अगर कोई भी दो साइड सेम है तो वो है आइसोसेलियस। अगर तीनों ही साइड सेम है तो वो क्या है, इक्विलेटरल। और अगर इन तीनों में से कोई नहीं बचा तो वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसलिए इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, यानी देखो इफ का ये एल्स हो गया, इफ का ये एल्स हो गया, इस इफ का ये एल्स हो गया। ठीक है, तो किसी भी दो साइड का
देखना होगा। अब इसका क्या बनाते हैं, इसका फ्लो चार्ट आता है, वो मैं आपको फ्लो चार्ट सिखाती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट किया, अब सबसे पहले आपने एंटर कराया, एंटर ए एंड बी एंड सी, यानी कि 3 साइड आपने एंटर करा ली। एंटर कराने के बाद आपने पहली कंडीशन क्या लगाई, पहली कंडीशन आपने लगाई क्या, इफ़ ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए और ए प्लस सी ग्रेटर देन बी। अब ये कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप डायरेक्टली प्रिंट करा दोगे इनवैलिड ट्राइंगल, ठीक है। अभी आप प्रिंट करा रहे हो तो इसलिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, पैरेललोग्राम, और आप डायरेक्टली क्या हो जाओगे, स्टॉप हो जाओगे। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सबसे पहले आप मैसेज क्या प्रिंट कराओगे वैलिड ट्राइंगल, है ना, वैलिड ट्राइंगल प्रिंट कराओगे। प्रिंट कराने के बाद अब देखो, फिर आप क्या चेक करोगे कि तीनों ही साइड डिफरेंट है। इसके बाद आप एक कंडीशन चेक करोगे, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड सी इज नॉट इक्वल टू ए। अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स है, दोनों चीज़ हो सकती हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप प्रिंट कर दोगे स्केल एंड ट्राइंगल, है ना, स्केल एंड ट्राइंगल प्रिंट करके और आप क्या हो जाओगे, यहीं पे स्टॉप हो जाओगे। क्योंकि देखो, आप चाहें तो अलग अलग भी दिखा सकते हैं, ये इसलिए दिखा रही हूँ सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। आप यहीं पे अलग अलग स्टॉप दिखा देना, क्योंकि वरना बहुत वैसा हो जाता है, बहुत रिप्रेजेंटेबल नहीं रहता है, दिक्कत होती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप दूसरी कंडीशन पे जाओगे। वो दूसरी कंडीशन क्या है, क्या इफ़, क्या चेक करना है, देखो हमने स्केलन चेक कर लिया। स्केलन के बाद हमारा क्या है, आइसोसेलियस, यानी कि कोई भी दो साइड इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी और सी इज इक्वल टू ए। अगर ऐसा है तो ट्रू करोगे और प्रिंट करा दोगे क्या है वो, आइसोसेलियस। ठीक है, आप आइसोसेलियस ट्रायंगल प्रिंट करा के और साथ में क्या हो जाओगे, स्टॉप। देखो, हो सकता है कि कहीं जगह आपको अलग अलग स्टॉप, मतलब एक साथ कॉमन स्टॉप दिखे और अलग अलग दिखे। आप एक साथ भी चाहें तो आप ये एक साथ दिखा सकते हो, पर एक साथ में क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा लाइंस हो जाती हैं। इसलिए अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो आप दूसरी कंडीशन चेक करोगे। वो दूसरी कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है क्या A इज़ इक्वल टू B एंड B इज़ इक्वल टू C एंड C इज़ इक्वल टू A। क्या तीनों साइड इक्वल हैं? अगर ऐसा कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करा दो इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट करा दो, वो क्या है, प्रिंट, वो है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने ये प्रिंट करा दिया। फिर इसके बाद आप क्या हो गए, स्टॉप हो गए। अब देखो, ये जो दो हैं सबसे नीचे हैं तो आप इन्हें कॉमन भी करा दो चाहे, स्टॉप, और ये वाला भी स्टॉप होगा। ठीक है, तो आप इसे स्टॉप करा सकते हैं। ठीक है, अगला आपका आता है
स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। स्विच का सिंटेक्स है, स्विच के अंदर आपने एक एक्सप्रेशन लिखा है, वो एक्सप्रेशन जिस भी केस से मिलेगा उसके अंदर के स्टेटमेंट चल जाएंगे और स्टेटमेंट को चलने के बाद ब्रेक लग जाएगा, यानी कि नीचे का कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगा। अगर वो केस 1 से है तो केस 1 के ये चल जाएंगे, इसके नीचे का कुछ भी नहीं चलेगा। अगर वो केस 1 से मैच नहीं करता तो केस 2 से मैच करेगा, जिससे भी मैच करेगा उससे मैच हो जाएगा, बाकी किसी से ये नहीं चलेगा। अब रूल्स क्या हैं, स्विच के जो केस लेबल है वो यूनिक होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सपोज़ ए एक बार डिफ़ाइन कर दिया तो दोबारा से बी नहीं, दोबारा से ए पूरे उसमें नहीं आएगा, ठीक है। जो केस लेबल है वो यूनिक होना चाहिए। जो केस लेबल है वो कॉलन से, जो कॉलन दे रखे हैं इनसे एंड होना चाहिए। केस लेबल जो है कांस्टेंट होने चाहिए। केस लेबल की वैल्यू सिर्फ इंटीग्रल टाइप हो सकती है, यानी कि इंटीजर और कैरेक्टर हो सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है अलाउ नहीं है। स्विच केस में एटमोस्ट 1 डिफ़ॉल्ट लेबल होता है। एटमोस्ट मतलब या तो ना हो या हो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लेबल जो होता है वो ऑप्शनल होता है, उसका होना ज़रूरी नहीं है। अगला आता है आपका स्विच स्टेटमेंट का कि ब्रेक स्टेटमेंट की नीड क्या है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट की नीड क्या है। जो स्विच स्टेटमेंट है उसमें जो ब्रेक है उसका क्या, वो आपको स्विच से ना बाहर निकाल देता है। यानी कि देखो सपोज़ आपने ये काम किया, ये केस 1 आपका एक्सप्रेशन मैच करा तो आपने ये वाला पोर्शन चलाया, इस पोर्शन को चलाने के बाद ब्रेक, यानी कि नीचे का कोई भी पोर्शन नहीं चलेगा, ठीक है। जबकि डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड इफ़ नो केस ऑफ कांस्टेंट एक्सप्रेशन वैल्यू इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि सपोज़ ये एक स्विच के अंदर एक एक्सप्रेशन था, सपोज़ वो इससे भी मैच नहीं करा, इससे भी मैच नहीं करा, तो जब वो किसी भी केस वैल्यू से मैच नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वाली जो वैल्यू होती है ना, कि अगर तीन वैल्यूज़ हैं ना, पहली से मैच कराना, दूसरी से मैच कराना, तीसरी से, जो फाइनल डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उससे आप मैच करवा देते हो, और वो मैच क्या मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू आपकी चल जाती है, ठीक है। अब आता है आपका कैलकुलेटर यूजिंग स्विच। ये इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार आता है तो इसको थोड़ा करिएगा। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मेन, आपने इन टाइप का एक इनपुट लिया जिसमें आप यूज़र से इनपुट कराओगे उसकी चॉइस की, वो एडिशन कराना चाहता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या कराना चाहता है। और आपने जो है 3 वेरिएबल लिए ए बी सी फ्लोट टाइप के लिए, और एक वेरिएबल लिया ऑप्शन जिसमें आप यूज़र कैर जो है एक ऑप्शन है ये एक्स्ट्रा कर दिया है, इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। आप कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर देते हो और उसको आप यूज़ नहीं करते हो तो उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक मैसेज प्रिंट कराया कैलकुलेटर, फिर आपने नेक्स्ट लाइन पे एंटर 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन, यानी कि 4 एक मैसेज प्रिंट कराया कि फर्स्ट एडिशन के लिए, सेकंड सब्ट्रैक्शन के लिए, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ फॉर डिवीजन। तो इनपुट में आप कोई भी 1 2 3 4 इनमें से कोई भी वैल्यू यूज़र इनपुट देगा, ठीक है। अब आपने एक मैसेज प्रिंट कराया कि आपने ये तो बता दिया कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या कराना चाहते हो, आप किन पे कराना चाहते हो। तो आपने एक मैसेज प्रिंट करा एंटर द फर्स्ट नंबर या एंटर अ नंबर, तो आपने ए को किस टाइप का डिक्लेयर किया था, फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया था, फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटाइल एफ, ऐसे आपने सेकंड टाइप डिक्लेयर दूसरा इनपुट लिया। स्विच के अंदर इनपुट गया, इनपुट मतलब 1 2 3 4, अगर वो केस 1 से मैच कर रहा होगा तो ए प्लस बी हो जाएगा, एडिशन होकर रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, यानी कि नीचे का कोई भी पोर्शन नहीं चलेगा। अगर केस 2 मैच हो रहा होगा तो ए माइनस बी हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर एक सेकेंड, अगर ये वही रिपीट में वही वाली है जो सेम है, वही ये चीज़ लिखी हुई है। अगर ये केस 3 होता है तो रिज़ल्ट ए मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लिकेशन आपका परफॉर्म हो जाएगा, रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। अगर केस 4 इनपुट देता है तो ए डिवाइड बाई बी यानी कि डिवीजन हो जाएगा और रिज़ल्ट में स्टोर होकर प्रिंट हो जाएगा। और आपका डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू चलेगी जब यूज़र गलती से 1 2 3 4 कहने के बाद भी कोई और वैल्यू इनपुट दे देता है तो रॉन्ग चॉइस या रॉन्ग इनपुट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इसका एक इनपुट दे रखा है, आपको दिखाती हूँ। आपने
कैलकुलेटर एक मैसेज प्रिंट हुआ, एंटर फर्स्ट फॉर एडिशन, सेकंड फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर, आपने एक नंबर इनपुट किया, आपने इनपुट किया 3, यानी कि आप क्या कराना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन। आपने 2 नंबर इनपुट किए 5 6, तो इनपुट क्या आ गया 30, ठीक है, यानी कि कैलकुलेशंस परफॉर्म हो गई। अब इसका फ्लो चार्ट आता है कई बार, तो मैं आपको इसका फ्लो चार्ट करा देती हूँ, कैलकुलेटर यूजिंग स्विच, ठीक है। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद आपने क्या करा, इनपुट। सबसे पहले आपने एक मैसेज कराया प्रिंट कैलकुलेटर, फिर आपने प्रिंट कराया 1 फॉर एडिशन, प्रिंट 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रिंट 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रिंट 4 फॉर डिवीजन। आपने मैसेज प्रिंट कराया, फिर इसके बाद आपने इनपुट लिया, आपने इनपुट, है ना, यानी कि जो भी नंबर आप इनपुट लेना चाहते थे, यानी कि आप यहाँ पे क्या लोगे, देखो यहाँ पे आपने इनपुट लेना है ना, ये इनपुट लिया है आपने, कोई भी जो भी इनपुट लिया आपने, एंटर इनपुट, इनपुट लेने के बाद आपने क्या किया, आपने सब एक एंटर कराया फर्स्ट नंबर, फिर आपने सेकंड नंबर एंटर कराया, और पैरेललोग्राम यूज़ करें क्योंकि इनपुट लेने के लिए, प्रिंट कराने के लिए, एंटर सेकंड नंबर। एंटर कराने के बाद आपने क्या किया, दोनों नंबर एंटर करा लिए, उसके बाद आपने स्विच लिखा। स्विच में आप क्या इनपुट ले रहे हो, एज एन इनपुट वेरिएबल को आप इनपुट ले रहे हो, है ना, इनपुट लिया। उसके बाद आपने केस 1 केस 2 केस 3 डाला, तो आपने नीचे ले गए, आपने लिखा केस 1, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कराओगे, रिज़ल्ट में स्टोर कराओगे a+b, प्रिंट कराओगे रिज़ल्ट को, और आप यहीं पे ब्रेक का मतलब है यहीं पे क्या हो जाओगे, स्टॉप, ठीक है। आप चाहे अलग भी एक साथ भी स्टॉप दिखा सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ इसलिए ना दिखा के अलग दिखा रही हूँ, सो दैट आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप किस पे जाओगे, केस 2 पे, ठीक है। केस 2, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करोगे, रिजल्ट a-b प्रिंट कराओगे रिजल्ट को, और यहीं पे क्या हो जाओगे, स्टॉप। अब अगर कंडीशन ये वाली ट्रू है तो ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप क्या करोगे, केस 3 पे जाओगे। अगर कंडीशन ट्रू है, रिजल्ट इक्वल टू
A मल्टीप्लाई B, है ना। देखो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने माइनस किया, प्लस माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर हमने क्या किया, प्रिंट किया रिजल्ट को और स्टॉप। ठीक है, अलग अलग इसलिए स्टॉप दिखाया सो दैट आपको दिक्कत ना हो, आप एक साथ भी दिखा सकते हैं। नहीं, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो केस 4, केस 4 क्या है, ट्रू होने पे रिजल्ट A डिवाइड बाय B, प्रिंट रिजल्ट और स्टॉप। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो रॉन्ग चॉइस प्रिंट करा दो, और यहाँ स्टॉप। ठीक है, वो डिपेंड करता है जैसे आपके पेजेस हों, जिस अकॉर्डिंग, मतलब नॉर्मली जैसे जैसे आपको दिखे, चाहे आप एक साथ बना देना, चाहे आप कैसे भी। ठीक है, अगला आपका प्रोग्राम आता है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ करेक्टर इज वोवल कॉन्सोनेंट यूजिंग स्विच। स्विच का यूज़ करके चेक करना है कि कोई करेक्टर वोवल हो या कॉन्सोनेंट है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, वॉइड मेन, आपने करेक्टर टाइप का वेरिएबल यूज़ किया है CH, आपने एक मैसेज प्रिंट किया एंटर एनी अल्फ़ाबेट। स्कैनफ फंक्शन के थ्रू आपने एक मैसेज इनपुट, एक वेरिएबल इनपुट करा है CH, वो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, तो उसे आपने किस तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है, %C। आपने इनपुट करा है स्विच CH। अगर केस वो स्मॉल a है तो वोवल प्रिंट करा के ब्रेक हो जाओ, अगर वो E है तो वोवल प्रिंट करा के ब्रेक हो जाओ, यानी कि नीचे का कोई भी पोर्शन नहीं चलेगा। अगर I है तो वोवल प्रिंट करा के O है, U है, अगर A कैपिटल AEIOU है, कुछ भी है तो सब पे क्या हो जाएगा, वोवल प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद सब में क्या लगा दो, ब्रेक, यानी कि इसके बाद नीचे का कोई चेकिंग नहीं करनी है। सपोज़ मैंने इनपुट दिया, मैंने एक इनपुट लिया है कैपिटल A, तो स्विच के अंदर गया कैपिटल A, क्या कैपिटल A स्मॉल a के इक्वल है, नहीं, कैपिटल A E के इक्वल है, कैपिटल A I के इक्वल है, कैपिटल A O के, U के, किसी के इक्वल नहीं है, पर कैपिटल A के इक्वल है, तो मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, वोवल और ब्रेक, यानी कि आप आउटसाइड द स्विच आ जाएंगे। ठीक है, और आप अगर इनमें से कोई भी AEIOU में से नहीं प्रिंट करा के, सपोज़ आपने Z इनपुट दिया CH में, तो Z ना स्मॉल AEIOU किसी के इक्वल नहीं है, ना कैपिटल AEIOU किसी के इक्वल नहीं है, तो क्या प्रिंट होगा, डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाएगा आपका कॉन्सोनेंट। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन वोवल एंड कॉन्सोनेंट यूजिंग स्विच भी आ जाता है, और कैलकुलेटर यूजिंग स्विच, ये दोनों टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स होता है, स्विच के अंदर एक्सप्रेशन केस कांस्टेंट 1, अगर ये ट्रू है तो उसके अंदर का सारा पोर्शन चल जाएगा, नहीं तो डिफ़ॉल्ट वाला चलता है। ठीक है, जबकि इसका होता है इफ़ कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, नहीं तो ये वाला ब्लॉक, नहीं तो ये वाला ब्लॉक। इन जो भी कंडीशन ट्रू होती है उसके अकॉर्डिंग हर एक ब्लॉक चलता रहता है। ठीक है, अब उसके बाद जो स्विच होता है वो फास्ट ऑपरेशन होता है, क्योंकि डायरेक्टली मैचिंग केस के पास जाता है, एग्जीक्यूट होने के लिए मैचिंग केस के पास चला जाता है। जबकि इफ एल्स स्टेटमेंट जो है स्लो ऑपरेशन है, क्योंकि जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो डायरेक्टली रीच करता है, स्पेसिफिक कंडीशन पे डायरेक्टली रीच नहीं कर पाता है, वो डायरेक्टली कंडीशन चेक करने में टाइम लगाता है। इट टेक्स और इंक्लूड ओनली इंटीजर इन एक्सप्रेशन और केस टू मैच द केस, यानी कि इंटीजर टाइप की ही वैल्यू ले सकता है, ये फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू नहीं ले पाता, जबकि ये इंटीजर और फ्लोट टाइप दोनों तरह की वैल्यू ले सकता है। इट डज नॉट रिक्वायर ब्रेक स्टेटमेंट टू अवॉइड द एग्जीक्यूशन ब्लॉक जस्ट बिलो द करंट एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक, यानी कि इसे ब्रेक स्टेटमेंट की नीड नहीं होती है, किसको, इफ एल्स को। लेकिन जो स्विच है, स्विच को इफ एल्स की नीड होती है, ताकि वो पर्टिकुलर ब्लॉक
से अपना कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद उसके बाद जो भी कंडीशन फुलफ़िल हुई है उस कंडीशन को फुलफ़िल करने के बाद इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट है उसे नीड होती है, जबकि जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसे ब्रेक स्टेटमेंट की नीड नहीं होती बिकॉज ऑफ वन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द कोड इज़ एग्जीक्यूटेड। क्योंकि देखो अगर इफ़ कंडीशन ट्रू है तो इफ़ वाला पोर्शन चलेगा, नीचे वाला पोर्शन नहीं चलेगा। ठीक है, इसी वजह से इसे नीड नहीं होती है। थैंक यू।